प्यारे छात्रों, आज हम सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित रचना का अध्ययन करेंगे। और इन्होंने इसमें मानवीकरण करके गंगा को एक स्त्री मान करके और उसका वर्णन किया है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। पहले इसका हम वाचन करेंगे और फिर उसका भावार्थ कहेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शैया पर दुग्ध धवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर्पल कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। शांत शांत स्निग्ध, शांत कहते हैं चुपचाप, स्निग्ध यानी बड़ा चिकना पन जिसमें हो, ज्योत्स्ना चांदनी उज्ज्वल साफ स्पष्ट, अपलक एकटक, अनंत जिसका अंत न हो, नीरव नीरव जिसमें शोर न हो बिल्कुल भी, भूतल पृथ्वी का तल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, और सैकत कहते हैं बालू को, सैया बेड बिस्तर, दुग्ध धवल दूध जैसी सफ़ेद, तनवंगी कहते हैं छरहरे शरीर वाली, ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म कहते हैं गर्मी में, विरल मतलब जिसमें कम पानी हो जाता है उस समय की बात है। तो इसमें कह रहा है कवि कि वहाँ का जो वातावरण बताते हुए कि वहाँ का वातावरण जो था वो बिल्कुल शांत और बड़ा सुंदर चिकना और चांदनी फैली हुई थी, बहुत सुंदर प्रकाश चारों ओर रहा था और मानो आकाश जो है वो अपलक रूप से देख रहा था। शोर बिल्कुल वहाँ नहीं था और पृथ्वी पर बहुत ही अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा था। तो ऐसे वातावरण में दुग्ध सैया पर दुग्ध धवल, सैकत मने रेत, वहाँ रेत पड़ा हुआ था बालू, और उसके ऊपर दूध में सफ़ेद जो सफ़ेद रेत था उसको बताया उन्होंने बालू का बिस्तर, यानी बालू के ऊपर वो लेटी हुई थी ना, तो उसे बताया कि तनवंगी गंगा ग्रीष्म, जो बहुत पतले शरीर वाली गंगा जो थी वो गर्मी से परेशान हो करके क्योंकि पानी उस समय कम होता था इसलिए उसका शरीर पतला दिखाई दे रहा था। तो उसे कहती है कि मानो एक पतले शरीर वाली स्त्री उस बालू के रेत पर सफ़ेद चांदनी में लेटी हुई है, जो श्रांत है, क्लांत है और निश्चल है। बिल्कुल श्रांत क्यों है? क्योंकि वो थकी हुई है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि जब गंगा में बहुत पानी आता है तो बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन जब पानी बहुत कम होता है तो ऐसा दिखाई देता है कि मानो ये थकी हुई कमज़ोर है।
क्लांत दुखी है और निश्चल है। बिल्कुल वह बड़े शांति के साथ लेटी हुई है। तो कवि ने इसमें बताया है कि गंगा को माना उन्होंने एक स्त्री और वो लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मर्दुकल। मर्दुतल यानी कैसे? तपस्वी की जो बाला है, गंगा जो है, जो साफ स्वच्छ गंगा है, वो शशिमुख से दीपित मर्दुकल। शशि कहते हैं चंद्रमा को, मुख चंद्रमुख, यानी अपने ही चंद्रमुख से प्रकाशित जो उसके मृदु करतल हैं, जो उसके कोमल हथेलियां हैं, उनके ऊपर ही वो लेटी हुई है। उनको अपने सिर के नीचे लगा करके वो लेटी हुई, ऐसा दिखाई देता है कि तपस्वी की जो बाला जो गंगा है वो चंद्रमुख से दीपित, यानी अपने चंद्र जैसे मुख से प्रकाशित हो करके जो उसकी वो लेटी हुई है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चंद्रमा का, उनका जो उसके मुख को चंद्रमा की संज्ञा दी गई है, तो उससे ही वो दीपित है, उसी से प्रकाशित हो रही है, ऐसा दिखाई देता है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो लहरें, छोटी छोटी लहरें जो उसके ऊपर गंगा में फिर रही हैं, जो लहरें दिखाई दे रही हैं, वो ऐसा मालूम होता है कि मानो कि उसके उनके हृदय के ऊपर वो छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और गोरे जो उनके अंग हैं, उनके ऊपर लहरा तार तरल सुंदर, यानी जो तारों का समूह आसमान में है, उसका जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो वो उसके गहने हुए प्रकार से तारों से गुथे हुए, और वो उसके जो जो कपड़ा उन्होंने पहन रखा है उसके ऊपर वो तारों से उनकी कढ़ाई की गई हो, ऐसे चमक रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद। चंचल अंचल सा नीलांबर, उनका जो नीला वस्त्र है जो उन्होंने ओढ़ रखा है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो वो उसे तारों से गुथा हुआ है। हालांकि तारे दिखाई दे रहे हैं, वो तारों का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई दे रहा है। तो उनको देखकर ही कवि कहता है कि ये जो तारों से गुथा हुआ ये जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, ये इसका नीला आंचल है जो इसे सुंदर बना रहा है। साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, और चंद्रमा की का जो प्रकाश है रेशमी, एक समझो बड़ा सुंदर लगने वाला जो प्रकाश है, उसकी जो सुंदरता है वो जो उसके ऊपर पड़ रहा है, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि लहरें जो हैं वो इधर उधर घूमती हुई, तिरछी, कहीं को सीधी, कहीं को टेढ़ी घूमती हुई जो उसकी लहरें घूम रही हैं, वो ऐसी दिखाई दे रही हैं मानो उसकी वो साड़ी की सिकुड़न हो, जो सिकुड़न साड़ी में आ जाती है। तो कवि कह रहा है कि उसके साड़ी की सिकुड़न सी दिखाई देती है, जो उसकी शोभा को बहुत अधिक बढ़ा रही है। तो इस प्रकार कवि ने इसका भावार्थ किया है। तो हम इसका पहले संदर्भ लिखेंगे
और प्रसंग लिखेंगे और भावार्थ हमने बताया है। इसका काव्य सौंदर्य चारों से ही ये पूरा होगा। तो संदर्भ हम लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्य प्रमुख छायावधी कवि पंडित सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता संकलन गुंजन से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित नौका विहार शीर्षक कविता से लिया गया है। ये तो लिखेंगे हम इसका संदर्भ। और प्रश्न लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। कमजोर धार वाली गंगा की कल्पना पंत ने पतली कमर वाली नायिका के रूप में की है। तो ये इसका प्रसंग लिखेंगे और फिर इसका काव्य सौंदर्य बाद में लिखेंगे कि इसमें कवि ने गंगा का मानवीकरण करके उसे तपस्विनी बाला के रूप में प्रस्तुत किया है और भाषा इसकी शुद्ध संस्कृत निष्ठ है, खड़ी बोली, और अलंकार मानवीकरण है, सांग रूपक है, उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद स्वच्छंद। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम इससे इसका दूसरा जो पद खंड है उसका अध्ययन करेंगे। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरनी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल में शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन। सोया जल में निश्चिंत परमन, पलकों पर वैभव स्वपन सघन। चांदनी रात का प्रथम प्रहर। कवि कहता है कि प्रथम प्रहर शाम को जब रात हो गई तो रात चांदनी हो रही थी, जिसका जब प्रथम प्रहर होता है यानी दिन छिपने के तुरंत बाद हम नाव लेकर के तुरंत गंगा में पहुँचे उसका विहार करने के लिए, उसकी में सैर करने के लिए। कवि कह रहा है इस बात को। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती सी ज्योत्सना रही। और क्या दिखाई देता है हमें वहाँ कि मानो रेत की सस्मित सीपी पर, सीपी बताया जिसमें मोती होता है, इस तरह मोती सीप में होता है, लेकिन यहाँ जो बताया है इसमें इसे जो रेत का जो तट है, किनारा है, जिसके ऊपर गंगा चल रही है, जो वहाँ रेत पड़ा हुआ है, उसे बताया है सिकता की सीपी। और मोती को क्या बताया, जो चांदनी वहाँ बिखर रही है, चारों ओर चांदनी हो रही है, तो उसके लिए कवि कहता है कि चांदनी रेत की उस सीपी पर इसी प्रकार चमक रही है जैसे सीपी में मोती दिखाई देता है। लोग पाले चढ़ी उठा लंगर, और हम उसमें सैर करने के लिए घुस गए। उन्होंने जो नाव चलाने वाले थे उन्होंने उसकी पाले चढ़ा दी और उससे लंगर उठा लिया, अर्थात नाव को चलाना शुरू कर दिया। नाव चल पड़ी। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। वो नाव जो थी चलती हुई कैसी सुंदर दिखाई दे रही है, जैसी हंसनी
जा रही हो। लघु तरनी, छोटी सी नाव, तरनी कहते हैं नाव को, लघु छोटी। और कैसी चाल थी उसकी, बहुत मंद मंद, दिखाई भी नहीं देती चलती भी, न महसूस होता था कुछ। उसकी चाल ऐसी थी कि वो आराम से बड़ी मंद गति से चल रही थी। तिर रही खोल पालों के पर, और उसने अपने पालों के पर जो थे खोल दिए, जिससे वह तैरने लगी। तैर करके वो, पालों से तैरा जाता है, वही नाव को आगे ले जाते हैं। तो कवि कहता है कि नाव जो थी उसने अपने पालों को खोल करके, और वो बहुत ही धीमी धीमी गति से बड़ी सुंदर ढंग से हंसने की तरह चल पड़ी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। और जो वहाँ का जल था निश्चल, यानी वो चल नहीं रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था कि जल बिल्कुल भी चल नहीं रहा, रुक रहा है। शुचि दर्पण पर का जो पवित्र दर्पण था, यानी इस जल में जो दिखाई दे रहा था, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। और जो किनारे थे उसके, जो सफ़ेद चांदनी के जैसे पुलिन कहते हैं, इन किनारे रजत, चमकदार, साफ स्वच्छ जो चमक रहे थे, तो वो उस दर्पण में को प्रतिबिंब हो रहा था, उनका दिखाई दे रहे थे, और बड़े सुंदर वो दिखाई दे रहे थे। और कैसे दिख रहे थे, दूहरे ऊंचे लगते क्षण भर। और पहले से, क्योंकि जब परछाई होती है, परछाई जो है कहीं कहीं बहुत ऊंची दिखाई देती है, कई गुनी दिखाई दे पड़ती है। इस प्रकार परछाई जो इनकी पड़ रही थी, जो किनारों की, वो बहुत ऊंची दिखाई दे रही, दूर है, यानी पहले से दुगना उनकी ऊंचाई दिखाई दे रही थी। दूरे ऊंचे लगते क्षण भर। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन। और काला कांकर जो का राजभवन, यानी जो राजा था वहाँ का, जो काला कांकर था, जो रियासत थी, वो उसका जो राजभवन किनारे पर बना हुआ था, वो भी दिखाई दे रहा था। और वो ऐसा, उसका जो था प्रतिबिंब जल में ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो वो बड़ा सो रहा हो। वो बड़े आराम से निश्चिंत होकर के मानो सो रहा है और स्वप्न ले रहा हो। क्या स्वप्न ले रहा हो कि जब वो भूतकाल में उसका जो वैभव, उसकी जो शान शौकत रही होगी, मानो वो अपनी पलकों पर उसको, अब सपनों को आज भी देख रहा है। ये सब कवि की कल्पनाएं हैं। तो उन कल्पनाओं के आधार पर कवि वर्णन कर रहा है, और एक उसको, गंगा को वो मानवीकरण करके एक स्त्री के रूप में मान रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने गंगा का बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो इसका हम, वो तो संदर्भ तो वही रहेगा समझो, और इसका प्रश्न लिख देंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का सुंदर चित्रण किया गया है। इसका प्रसंग हो जाएगा। और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे हम कि गंगा तट की शोभा का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक और मनोरम चित्रण इसने किया है। और इसने इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ की बोली है। अलंकार इसमें उपमा, रूपक, प्रेक्षा और अनुप्रास।
रस शांत है और छंद स्वच्छंद, गुण प्रसाद और सब शक्ति अमीधा। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ और हम अब इस अगला जो पद्य खंड है उसका वाचन करेंगे और उसका भावार्थ करेंगे। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ रो खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकचिप पल पल, सामने सुख की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल, रुपहरे कचोज में हो ओझल, लहरों के घूंघट में से झुक झुक, दसवीं का शशि तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। नौका से उठती जल हिलोर। कवि कह रहा है कि जब हमारी नाव चल रही है तो उसके चलने से जो जल में हिलोरें उठ रही हैं, उसके हिलने से पानी जो है चारों तरफ हिल रहा है। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, और जो नभ है आकाश है, हालांकि वो नहीं हिल रहा है, लेकिन पानी में जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वहाँ वो भी हिलता हुआ दिखाई देता है कि मानो पूरा का पूरा आकाश ही हिल रहा है। विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। अंतस्थल कहते हैं हृदय को और ज्योतित कहते हैं प्रकाशित को। विस्फारित यानी आंखें फाड़ फाड़ करके ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो आंखें फाड़ फाड़ करके कुछ खोज रहे चल तारक दल, तारों के दल जो आकाश में हैं, जो उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उनको देख करके कवि कहता है कि मानो वो आंखें फाड़ फाड़ करके और कुछ ढूंढते फिर रहे हैं जल में। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और आकाश का जो हृदय, जो आकाश के हृदय को ज्योतित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, वही तारे जो उनका प्रकाश, उनका प्रतिबिंब उसमें पड़ता है जल में, गंगा के जल में, तो ऐसा दिखाई देता है कि मानो वो कुछ उसमें ढूंढते फिर रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल। और जिनके लघु दीपों को, लघुदीप क्या है? यही तारे हैं जो आकाश में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, अंचल में ओट किए, मानो उन्हें अपने आंचल में ले रखा है। जिन्होंने लहरों में, क्यों? क्योंकि वो आकाश में जब उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है और जो उसमें गंगा में जो लहरें फिर रही हैं उनमें वो दिखाई दे रहे हैं। तो कवि उनको देख कर ये कह रहा है कि ऐसा दिखाई देता है कि मानो छोटे छोटे दीपों को अपने आंचल में ले करके ये लहरें जो हैं वो लुका छिपी का खेल खेलती हुई फिर रही हैं। ऐसा उन्होंने भाव प्रकट किया है। सामने सुख की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल। और जो शुक्र तारा जो आसमान में चमक रहा है उसका भी प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है। झलमल झलमल वो बड़ा अच्छा चमक रहा है, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है। पैरती परीसी जल में कल, और कैसा दिखाई दे रहा हो कि मानो कोई परी जल में फिर रही हो, जल में कोई परी फिर रही हो। किसे कहा परी? शुक्र तारे को। रुपहरे कचों में हो ओझल, और कच कहते हैं बालों को।
इन सुंदर बालों में मानो वो ओझल हो करके छिप करके मानो कोई वो परी जो है वो घूम रही हो। ये शुक्र तारे को कहा उन्होंने। लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का तिर्यक निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धासा रुख। और दसवीं का शशि, दसवीं का मतलब दसवीं जो होती है दसवीं, इसमें जो चंद्रमा होता है वो तिरछा होता है। तो यूँ कह रहा है कवि कि उन लहरों के अंदर जो दसवीं के चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसका ऐसा तिरछा मुख दिखाई दे रहा है कि मान लो वो खुश हो करके अपने मुंह को कभी दिखा रहा है, कभी छिपा लेता है और कभी उसको उस पानी में फिरते हुए इधर उधर को दिखाता है, जो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो उसे हालांकि दसवीं का जो चंद्रमा होता है वो मुंह नहीं दिखाता अपना, लेकिन कभी जब वो दिखता है वहाँ उसको इस प्रकार समझाता है कि वो ऐसा दिखाई देता है कि मानो वो अपना मुंह तिरछा करके और वो हमें आकर्षित कर करके और प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। खुद भी प्रसन्न हो रहा है और हमें भी प्रसन्न कर रहा है। तो इस प्रकार इसका भावार्थ हो सकता है। अब हम इसका प्रश्न लिख देंगे और प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा में नौका विहार के समय जो मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया है वो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है। और उसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि गंगा के जल में मानवीकरण पर आधारित आकाश, तारों और चंद्रमा की छटा को मनोहरण चित्रण हुआ है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और अलंकार रूपक उपमा और मानवीकरण है। रस श्रृंगार है और सब शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है और माधुर्य है। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ। आप सब बच्चों को धन्यवाद और